Good morning, students. We are doing the chapter Constitutional Design, and today we will read Need for a Constitution. तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। साउथ अफ्रीका की कंडीशंस क्या थे, वहाँ किस तरह की गवर्नमेंट थी। पहले जैसे हमने पढ़ा कि मोनार्की गवर्नमेंट थी, बट पीपल वर नॉट हैप्पी विद दैट रूल, तो दे वांटेड टू चेंज इट। तो फाइनली उन्होंने चेंज कर भी दिया। राजा का शासन वहाँ ख़त्म हुआ और एक नया संविधान जो था वहाँ पे आया। तो हम अब देखेंगे कि क्यों किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट रीज़न इज़ दैट इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन का जो व्यवस्था पैदा करता है, मतलब कि जैसे अफ्रीका का हमने पढ़ा था कि ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में काफ़ी वहाँ पे तनाव था। वाइट पीपल जो थे उनको कर रहे थे, तो वाइट पीपल डोमिनेट कर रहे थे ब्लैक पीपल को। बट जब इंडिपेंडेंट स्टेट बना साउथ अफ्रीका और नेल्सन मंडेला सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तब जब उन्होंने नया संविधान बनाने की तरफ वो बढ़े, तो उसमें क्या था कि अगर वो वाइट पीपल को साथ में ना लेते तो वाइट पीपल को लगता कि हम ब्लैक हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और ब्लैक को लगता कि हमें वाइट डोमिनेट ना करें। तो उन दोनों को ही साथ में लेके ही उन्होंने नया संविधान बनाया। उन्होंने सारा मतलब उन्होंने माफ़ कर दिया वाइट पीपल को, जो भी उन्होंने अत्याचार किए थे ब्लैक पीपल के, उसको बुला के। उनको पता था कि उनकी मदद की भी उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से दोनों का विश्वास बहाल करने के लिए दोनों को साथ लेके ही कॉन्स्टिट्यूशन जो था नया बनाया गया, ताकि किसी को भी डिस्कम्फर्ट फील ना हो। तो दूसरा क्या है कि इट स्पेसिफाइज एंड लिमिट्स पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो संविधान जो होता है उसमें जो गवर्नमेंट की पावर के ऊपर, उसकी शक्तियों के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ द मोर पावरफुल ऑर्गन, तो उसकी शक्तियों के ऊपर कंट्रोल लगाता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर सरकार अपनी मनमर्जी मतलब चाहे भी तो नहीं कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है सबसे पहले स्पेसिफाई किया हुआ है। और इफ़ इट इज़ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। इट एक्सप्रेसेस एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल। लोगों की इच्छाओं की पूर्ति बताता है उनको, कि उनकी जो वो चाहते हैं वैसा रूल जो उनको देना ज़रूरी है, तो ये एक्सप्रेस किया होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट डिटर्मिन्स रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। तो ये सरकार के लोगों के साथ, लोगों के सरकार के साथ संबंधों को भी दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वन ऑफ द लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का बहुत लंबे जो संविधान होते हैं उनमें से ये एक है। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन ऑलमोस्ट 3 years। जैसे अफ्रीका का संविधान बनने को 2 साल से ज्यादा समय लगा था, तो इंडिया का संविधान बनने में 3 साल तक लगभग समय इसमें लग गया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके लिए बनाई गई थी, संविधान निर्माण करने वाली संस्था। तो इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो जो खरड़ा तैयार किया गया, मतलब कच्चा चिट्ठा जो तैयार किया गया, संविधान जो लिखा गया, उसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो था वॉज नॉट जस्ट अगेंस्ट द फॉरेन रूल, कि सिर्फ जो विदेशी शासन था उससे ही लोग जो दुखी नहीं थे, वो अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे एक ऐसे पॉलिटी में, एक ऐसे स्टेट में जिसमें उनका योगदान जो है वो मैटर करे, उनको साथ लेके चला जाए और वो उनके हिसाब से शासन जो है चलाया जाए। काफ़ी डिफरेंसेस भी थे जब संविधान बनाया जा रहा था। तो जो रास्ता अपनाया गया उसमें काफ़ी मुश्किलें भी आ रही थी, क्योंकि डाइवर्स कंट्री है इंडिया, तो इंडिया में सब लोगों को साथ में लेके चलना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता था। तो फिर भी जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो ही इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो सारे लोगों को रिप्रेजेंट करें, उनकी सारे जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा कर सके। बेसिक वैल्यूज जो एक्सेप्टेड हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करने से पहले, तो वो वैल्यूज क्या थी जिनके ऊपर काम किया जाने था। फर्स्ट वाज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है
कि राइट टू वोट, के जितने भी बालिग लोग हैं अबव 18 उनको वोटिंग राइट जो है वो मिले। अभी 18 ईयर का है, इससे पहले 21 ईयर था। तो राइट टू फ्रीडम एंड इक्वेलिटी, सबको स्वतंत्रता हो, सारे लोग बराबर हों। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज जो होते हैं कम गिनती में। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री, 80% पॉपुलेशन इज ऑफ हिंदूज। तो अदर 20% जो है उसमें सिख आते हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं। तो उनके राइट्स को भी प्रोटेक्शन मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर माइनॉरिटी दे शुड नॉट बी डिनाइड फ्रॉम ऑल द फैसिलिटीज विच आर एंजॉयड बाय द मेजोरिटी। तो इस सब को भी ध्यान में रखा जाना था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज सेट अप इन 1946। संविधान का निर्माण करने वाली जो एक सभा थी उसका फॉर्मेशन हुआ 1946 में। तो पर्पस क्या था इसका? टू फ्रेम अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के भारतीय संविधान का निर्माण करना। इसमें ज्यादातर कांग्रेस के मेंबर्स थे। एंड ग्रेविन ऑस्टिन पॉइंटेड आउट दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इंडिया। क्योंकि एक मेन पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसलिए इस पे कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो कांग्रेस ही थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वही इंडिया है, क्योंकि वही एक संस्था थी जो अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही थी उस समय इंडिया को और इंडियंस को। तो वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे, के मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था, तो गणराज्य मिला था लोगों का राज्य। तो दैट इज 26 जनवरी 1950। तो बट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन दिस डे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन अडॉप्ट किया गया था? नो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो इसको अडॉप्ट 26 नवंबर को कर लिया गया था 49 में, बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 ऑफ जनवरी इन 1950। तो जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन उसी टाइम इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया? देयर वाज अ रीजन बिहाइंड दिस कि 1931 में जब सबसे पहले पूर्ण स्वराज का नारा लगा था, तो बात करी गई थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कि हमारा अपना संविधान हम बना के रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंट्री को गवर्न करेंगे। तो उस दिन को याद रखने के लिए वो 26 जनवरी 1930 में 31 में हुआ था। तो उस चीज़ को ही आगे लेके जाने के लिए कि वो एक मेमोरेबल डे था, तो उसको ही उस दिन को ही रखना चाहते थे। भारत का संविधान बनाने वाले जितने भी लोग थे और जो लीडर्स थे उस समय प्रोमिनेंट, वो चाहते थे कि 26 जनवरी का दिन ही इस चीज़ के लिए रखा जाए। तो क्योंकि फर्स्ट दे डिसाइडेड दिस ऑल दीज थिंग्स ऑन दैट डे, तो 26 जनवरी का दिन उन्होंने चुना 1950 में। उन्होंने वेट किया नवंबर से लेके जनवरी तक का, और फिर 26 जनवरी को इसको संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। तो फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से फीचर्स लिए गए हैं एंड उनको अमेंडेड किया गया, उनको कुछ उनमें शोध की गई, उनको मोल्ड किया गया अपने कंट्री की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते समय जो हमने दूसरे कंट्रीज के संविधान को हमने सामने रखा है और उनसे प्रेरणा ली है, तो उनमें से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था। इस तरह ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे चीज़ें ली गई, यूनाइटेड स्टेट्स की, आयरिश, फ्रेंच एंड कैनेडियन, ये सारे जो संविधान थे उनको अच्छी तरह से जांच परख करके उनमें जितनी भी अच्छी चीज़ें थी वो अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लेना ज़रूरी समझा गया, ताकि बहुत ही अच्छा एक जो संविधान है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें दिए जाने हैं तो वो तैयार किए जा सकें। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का लिया सिद्धांत, और इक्वेलिटी का, बराबरता का, और फ्रेटर्निटी का, भाईचारे का हमने आइडिया लिया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली गई, रेजिडुअल पावर्स ली गई। फिर यूनाइटेड स्टेट्स से चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत ही
बेटर राइट्स जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, मुढले बेसिक सिद्धांत वो हमें मिले। फिर जुडिशियल रिव्यू का वहीं से हमें आइडिया मिला, और इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी की रहती है, न्यायपालिका का आज़ाद होना, वो भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ दिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, जैसे हमारे पार्लियामेंट में स्पीकर की व्यवस्था है वो हमने ली, एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर के किस तरह से कानून बनाए जाए, ये सब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट ली। कंकरेंट इस लिस्ट में क्या होता है कि वो लिस्ट होती है, वो सूची होती है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन स्टेट्स, जो राज्यों के बीच में व्यापार वगैरह का काम है, वो सारा भी कंकरेंट लिस्ट में आता है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए, जो बहुत ही अहम है, क्योंकि जे गवर्नमेंट के लिए दिशा निर्देश होते हैं कि उसने किस तरह से राज्य करना है, शासन चलाना है, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और वो मिस यूज ना कर सके अपनी पावर का।